Welcome again to SSC era. As you know, we are doing Geography Chapter 1 Resources and Development for class 10th. We are today discussing about land resources, land use pattern in India and land utilization. So in today's topic, as we are discussing land resource, I would like to explain that it is a resource of utmost importance because it is finite in magnitude but is being utilized for agriculture, for industry, for mining, for railways and so many other purposes. आपको houses बनाने हैं तो वो सारी चीज़ें हम उसी fixed land area पर करते हैं. And because land is fixed, so its utilization becomes more and more crucial. One has to be justified in utilizing land. अगर हम इंडिया की ही बात करें तो variety of relief forms are there. इंडिया में जो land divided है, that is mainly divided into plains, mountains and plateaus. Plain areas comprising 43% of total land surface. Out of this 43% जो इसका benefit है, हमें क्या मिल रहा है? It is good for agricultural activities, industrialization के लिए भी अच्छा है क्योंकि flat area है तो यहाँ transportation etc. आसानी से हो सकता है. Then we come at the mountainous regions which comprise 30% of the total land surface. Mountains are beneficial for perennial rivers. जो हमें सारा साल नदियों से पानी मिलता है, ऐसी नदियाँ माउंटेन से निकलती हैं. गंगा, यमुना, तो ये सब जो हैं माउंटेन से आने वाली नदियाँ हैं जो साल भर पानी हमें प्रोवाइड करती हैं. Then mountains are also beneficial for tourism, for ecological balance, forest etc. अब बचा हमारा 27% land which comes under plateaus. Plateau region जो 27% है इंडिया में वो हमें minerals के रूप में हेल्प करता है. It is rich in मिनरल रिसोर्सेज जो हमारे इंडस्ट्रियल बैकबोन के लिए इंडस्ट्रीज़ के लिए बैकबोन की तरह काम करते हैं. एंड ऑल्सो फॉरेस्टेड एरियाज़ आर ऑल्सो देयर. तो ये जो हमारे इम्पॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स हैं इंडिया में ये तरह तरह से हमें हेल्प में आते हैं. एंड अकॉर्डिंगली लैंड यूटिलाइजेशन इज़ डिटरमाइंड. जो लैंड फॉर्म्स हैं, रिलीफ फीचर्स हैं, उसी के हिसाब से हम लैंड यूटिलाइजेशन भी डिटरमाइन करते हैं. एंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस द लैंड इज़ डिवाइडेड. लाइक वी हैव फॉरेस्ट एरियाज. लैंड यूटिलाइजेशन में हम बात करें तो कुछ एरिया फॉरेस्ट का रहता है. देन वी हैव लैंड नॉट अंडर कल्टिवेशन, जिसको हम कल्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे बैरन लैंड जो बंजर भूमि है जिस पर हम खेती नहीं करते या वेस्ट लैंड. दूसरी वो लैंड जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में आती है जिस पर हमने इंडस्ट्री सेटअप की हैं, रोड्स बनाए हैं, रेलवेज़ बनाए हैं, हाउसेस बनाए हैं. ऐसी लैंड है जिस पर हम खेती नहीं करते हैं विच इज़ केप्ट अंडर द कैटेगरी लैंड अंडर नॉट कल्टिवेशन, लैंड नॉट अंडर कल्टिवेशन. थर्ड कैटेगरी में हम आते हैं जिसमें आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड. यहाँ पर भी खेती नहीं हो रही है बट वी फाइंड परमानेंट पेस्चर्स. जो लैंड बिल्कुल पेस्चरलिज्म के लिए डेडिकेट कर दी है, डिवोट करती है एक्सक्लूसिवली, दैट कम्स अंडर अदर अनकल्टिवेटेड लैंड. इसके अलावा कुछ ग्रूव्स हैं जैसे मैनग्रूव्स वगैरह सुंदरबंस में मिलते हैं, फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं, रिजर्व फॉरेस्ट हैं, वो सब एरियाज़ भी अंडर अनकल्टिवेटेड लैंड आता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लैंड जो किसी और यूज़ में ले आए हैं हम, उसको भी अदर देन दिस कल्टिवेशन, उसको भी हम लैंड नॉट अंडर कल्टिवेशन, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में कंसीडर करते हैं. इसके बाद आता है फैलो लैंड जिसमें
जो हम छोड़ते हैं टू रीगेन इट्स फर्टिलिटी, नेचुरल फर्टिलिटी रीगेन करे, तो उसको हम फैलो लैंड के अंदर ले आते हैं, जिसमें 1 साल से 5 साल तक का पीरियड होता है। एंड अदर फैलोज भी हैं अदर देन करंट फैलो, जिसमें 5 साल तक की जो लैंड है उसको हमने छोड़ा है, करंट फैलो एंड अदर देन करंट फैलो। और एक कैटेगरी आती है लैंड की, नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया में मतलब जो हमने आज के लिए प्रेजेंटली हम खेती कर रहे हैं जिस लैंड पे, दैट कम्स अंडर नेट सोन एरिया। ये जो नेट सोन एरिया के अंडर लैंड आती है, अगर हम इस लैंड को उसके साथ जोड़ दें जो हम साल भर में करते हैं, जैसे अभी हमने सपोज हाफ ऑफ द फील्ड इज कल्टिवेटेड एंड इन रेस्ट हाफ वी विल कल्टिवेट सम अदर क्रॉप इन अदर सीजन, तो अगर हम पूरे इसको जोड़ दें तो हम ग्रॉस क्रॉप एरिया डिटरमाइन करते हैं। तो दिस इज़ हाउ लैंड इज़ पुट इनटू यूटिलाइजेशन। और लैंड यूटिलाइजेशन के लिए इंडिया में हम क्या यूज़ कर रहे हैं फैक्टर्स, इन सब को ही हम इंडिया के जोग्राफिकल एरिया में मेजर कर सकते हैं। एज यू नो द टोटल जोग्राफिकल एरिया इन इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इसमें से हमें 93% सिर्फ लैंड यूज़ पैटर्न का डेटा अवेलेबल है, क्योंकि जो हमारे POK वाले एरियाज़ हैं, जो चाइना कंट्रोल्ड एरियाज़ हैं, उनके लिए हमारे पास सर्वे नहीं हो पाया है, तो उसका डेटा नहीं अवेलेबल है। तो 93% लैंड को हम अलग अलग कैटेगरीज़ में यूज़ करते हैं। कुछ फॉरेस्ट के अंडर है, कुछ पेस्चर लैंड है, कुछ अदर कुछ फैलो लैंड है, कुछ कल्टिवेबल लैंड है। तो उन सब चीज़ों में जो है लैंड यूज़ पैटर्न को कंपैरिजन के लिए आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आपको पाई चार्ट्स दिए जा सकते हैं, कोई बेस ईयर लाइक 1960-61 एक बेस ईयर लेकर, और फिर कंपैरिजन के लिए कोई भी प्रेजेंट ईयर का आपको डेटा दिया जा सकता है इन द पाई चार्ट। कंपेयर आप कैसे कर पाएंगे कि फॉरेस्ट के अंडर फॉरेस्ट के अंडर कितनी लैंड आ रही थी 1960-61 में, अब वो लैंड बढ़ी है या घटी है। तो फॉरेस्ट में जनरली आप देखेंगे कि उसमें बढ़त हुई है। 60-61 में 18% के आसपास अगर लैंड थी, तो वो ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि फॉरेस्ट जो पॉलिसी है 1952 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू दैट टोटल 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया शुड बी केप्ट अंडर फॉरेस्ट। तो उसको एक तो अचीव करना है, दूसरा लोग भी अवेयर हो रहे हैं, दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इसलिए अब जंगलों की कटाई पर रोक लग रही है, तो फॉरेस्ट एरिया धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे ही कल्टीवेशन को भी कंपेयर किया जा सकता है कि पहले कितना एरिया कल्टीवेशन में यूज़ होता था खेती बाड़ी में, और वो वेरी भी करता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। पंजाब हरियाणा की बात की जाए तो उसका टोटल एरिया का 80% एरिया खेती बाड़ी में यूज़ होता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मिज़ोरम हो गए, वहाँ का सिर्फ 10% टोटल एरिया खेती बाड़ी में यूज़ होता है। वो आप रीज़न समझ सकते हैं, क्योंकि पंजाब हरियाणा प्लेन रीजन है, फर्टाइल लैंड है, रिवर्स हैं, काफ़ी इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्टेड एरिया है, अनडुलेटिंग स्ट्रेचेस हैं, रिवर्स हैं जो फ्लड करती हैं, फ्रीक्वेंट फ्लडिंग होती है, बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं जहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम है। तो ये सब कारण है कि क्यों उधर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में ओनली 10% एरिया इज़ कल्टिवेटेड, एंड इधर पंजाब हरियाणा की अगर हम बात करें तो 80% तक लैंड कल्टिवेट होती है। तो इस तरह के कंपैरेटिव क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में किए जा सकते हैं। देन जो प्लेटूज, प्लेन्स और माउंटेन्स की हमने बात की, उस पर 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है उनकी इम्पोर्टेंस के साथ। तो आज हमने जो एक लैंड को डिस्कस किया एज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, उसका यूटिलाइजेशन इतना बढ़ता जा रहा है कि बहुत सारा जो हमारा लैंड एरिया है वो डिग्रेड हो रहा है। इसके ऊपर भी बोर्ड में 5 मार्क का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। सो आई विल डेडिकेट 1 कंप्लीट वीडियो अपॉन लैंड डिग्रेडेशन एंड द मेजर्स ऑफ इट्स प्रिवेंशन। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।